हाँ जी, good morning all of you. Welcome to lecture number 9191. This is second lecture for MCQ practice. Very good morning. Quickly check कर लीजिए क्या मैं live हूँ, audible हूँ, visible हूँ. ये भी एक बार देखने दीजिए. Very good morning. Yes. Perfectly visible, perfectly audible. क्या बात है. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. बहुत ही स्वागत है. Last couple of lectures of practice. एमसीक्यू प्रैक्टिस हमने कल चालू की है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9090 में. आज है 91. गुड मॉर्निंग मैम, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ होमवर्क आप लोगों का हुआ होगा. एक बार क्विकली मुझे बता दीजिए कैसा रहा एक्सपीरियंस होमवर्क का. एमसीक्यूज आपने पहली बार किए होमवर्क में. हाउ वाज द एक्सपीरियंस. फिर हम होमवर्क सॉल्व करना चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. बढ़िया हो गया. कितना समय लगा आपको. जितने भी क्वेश्चन, 5 एमसीक्यूज थे इसके सिनेरियो पे. कितना समय लगा, आपने टाइम नोट किया कुछ. चलिए, तो ये ना गोल्ड माइन है आईसीआई की तरफ से. 8 प्रैक्टिस पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स जो आपको दिए. अमेजिंग है. 25 मिनट लगे, 5 मिनट्स, दैट्स ओके. चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं. हम लोग देख रहे हैं अभी इस समय मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2. वन नंबर हमारा कल हो चुका है. ठीक है. A meeting of the heads of department of Arnav Limited has been called to review the operating performance of the company in the last financial year. The head of production department appraised that during the year company could operate 70% capacity level, but in the coming financial year 95% capacity level can be achieved if an additional amount of 100 crore on capex. Capex मतलब capital expenditure and working capital is incurred. Okay. तो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट ईयर कंपनी कुड ऑपरेट एट 70%. दैट इज द रियलिटी. आने वाले साल में 95% पे ऑपरेट करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड 100 करोड़ का एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो. द हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज प्रेजेंटेड दैट ड्यूरिंग द ईयर लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर कंपनी हैड अ पीवी रेशियो ऑफ 40%. कंपनी का पीवी रेशियो 40% था, तो जो भी सेल्स किया उसका 40% कंट्रीब्यूशन हमने अर्न किया है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन सेल्स वर 50 करोड़ 200 करोड़ रिस्पेक्टिवली. मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिख रहा है. To the reply to the proposal of increasing the production capacity level to 95%, the head of finance department is informed that this could be achieved if the selling price and variable costs are reduced by 8% and 5% of sales respectively. PV ratio change होगा, बिल्कुल change होगा. Fixed cost will also increase by 20 crores due to increased depreciation on additional asset. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला था 100 करोड़ का एडिशनल केपेक्स करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा. प्लीज अंडरस्टैंड, केपेक्स जो है वो पूरी तरह कॉस्ट नहीं होती है. केपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इट इंक्रीजेस दी एसेट्स. तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या आती है, डेप्रिसिएशन की आती है, जो कि है 20 करोड़ रुपए. The additional capital will be arranged at a cost of 15% per annum from the bank. तो ये एक borrowing cost भी यहाँ पर आएगी. In the coming financial year, it has been aimed to achieve an additional profit of 10 crore over and above the last year's profit, and after adjusting the interest cost on additional capital. The following points is required to be calculated on urgent basis. To put the same in the meeting, you being an assistant to the head of finance has been asked to ask the following. Number one, what will be the revised sales for the coming financial year? पर सर यहाँ तो कंट्रीब्यूशन का डेटा नहीं दिया है, यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे. तो आपको यहाँ पे पूरा रिवर्स अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा. रिवर्स कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, फिर समझते हैं. What will be the revised break-even point for the coming financial year? What will be the revised margin of safety? The profit for the last year and the coming year are, and the total cost of the last year and the coming year are as under. 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं. क्या लगता है किस तरीके से इसको प्रोसीड करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए. डेटा पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है. ये 70% एग्जिस्टिंग है, 95% है, 100 करोड़ का केपेक्स हमें करना है. पीवी रेशियो भी हमारा 40% है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 50 करोड़. ब्रेक इवन जो है वो है 200 करोड़. तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक डेटा बेटा जी हमको यहाँ पर दिया गया है. यहां से मुझे सेल्स की वैल्यू मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, मुझे जवाब दो. क्या मैं यहाँ से सेल्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ. कैसे निकाल सकते हो सर, ये देखिए एक बार मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ.
मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 लिखता हूं। ये मैं अलग नोटबुक बना रहा हूं जो आपके साथ में शेयर करूंगा। सॉरी, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। अब बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। एक एक तरीके से अगर मैं पेनिट्रेट करना स्टार्ट करूं, मुझे एक बात बताइए, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स यहाँ पर दिया गया है, तो क्या मैं इसके बेसिस पे टोटल सेल नहीं निकाल सकता? थिंक अबाउट इट। हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज प्रेजेंटेड दैट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी हैड अ पीवी रेशियो ऑफ 40%। पिछले साल का पीवी रेशियो है 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड द ब्रेक इवन वर 50 करोड़ एंड 200 करोड़। तो भाई एक बात बताओ, 50 करोड़ और 200 करोड़ मतलब 250 करोड़ का सेल नहीं बोल सकता मैं पिछले साल का? कितना? 250 करोड़ का सेल, बताओ मुझे सही है कि नहीं? टेल मी। तो पिछले साल का अगर मैं सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन करूं, डेटा बनाऊं, तो पिछले साल का सेल है 250 करोड़। अब हमारे पास पीवी रेशियो का डेटा अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पर मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। 250 करोड़ का 40% मतलब 100 करोड़ का मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो 150 करोड़ की मेरी कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से माइनस होगी कुछ फिक्स कॉस्ट, और वो माइनस कर लेने के बाद में जाकर मुझे पता चलेगा कि मेरे पास प्रॉफिट है या लॉस है। करेक्ट? ये तो मेरे करंट ईयर का मैं डेटा यहाँ पर मैप कर रहा हूँ। करंट ईयर में मैं कितने परसेंट पे ऑपरेट कर रहा हूँ? 70% पे। ठीक है, तो ये डेटा को मैंने पूरा यूज कर लिया, आप देख लो। और to reply to this proposal of increasing production capacity at 95%, the head of finance department is informed that this could be achieved if the selling price and variable costs are reduced by 8% and 5%। एक सेकेंड, अगर मेरी सेलिंग प्राइस रिड्यूस होती है कितने से? 8% से, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5% से रिड्यूस होती है, तो फोर्थ कमिंग ईयर में मुझे यहाँ पर क्या करना है? सेलिंग प्राइस को 8% से कम करना है, वेरिएबल कॉस्ट को 5% से कम करना है। इसके अलावा एक इम्पैक्ट यहाँ पर किस चीज का होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स का होगा। पर नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि नेक्स्ट ईयर में हमारा लेवल ऑफ ऑपरेशन होने वाला है 95%। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाट इज द रिवाइज सेल, वो बहुत इजी है निकालना। कैसे सर? करंट ईयर का सेल जो है वो है 250 करोड़, और 250 करोड़ है 70% पे। तो नेक्स्ट ईयर में हम ये सेल करना चाहते हैं 95% पे, तो 95% का सेल कितना होगा एट अ प्रेजेंट सेलिंग प्राइस? तो 250 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 95 अगर मैं करता हूं, तो ये कुछ 339.29 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? चेक करो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? अब समझना। अब समझना, क्वेश्चन कहता है कि आपको 8% ज्यादा करना है। क्या लिखा है ये पढ़िएगा वापस। अगर आप ये सब करना चाहते हैं, फाइनेंस वाला कहता है सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट है रिड्यूस, अच्छा रिड्यूस करना है तो -8% करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस को मुझे 8% से कम करना पड़ेगा, तो कुछ 312 करके कोई तो फिगर आ रही है। ठीक है, अब वो मेरी रिवाइज सेल्स की फिगर में बैठ नहीं रही है, तो कुछ तो और है यहाँ पर जो मैं मिस कर रहा हूँ, देख लेंगे। To reply to this proposal of the increasing production capacity to the level of 95%, the head of finance department is informed that this could be achieved if the selling price and variable costs are reduced by 8% and 5% respectively. ठीक है, fixed cost will also increase by 20 crores due to increase in depreciation। fixed cost जो है वो 20 करोड़ से बढ़ जाएगा। ठीक है, additional capital will be arranged at a cost of 15% per annum from the bank। ठीक है, देखेंगे हम लोग। In the coming financial year, it has been aimed to achieve an additional profit of 10 crores over and above the last year's profit। हाँ, अब इसकी वजह से हमारा रिवाइज सेल्स का आंसर चेंज हो, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, हम पिछले साल जो भी प्रॉफिट करते थे, उस प्रॉफिट से हमें करंट ईयर में 10 करोड़ रुपए ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा। चेक करेंगे सभी जने? ठीक है सर, ओके, दिस इज डन, दिस इज डन। प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़ ओवर एंड अबाउ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन कैपिटल। ओके, फॉलोइंग पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर है।
सवाल ये है फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालें, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस फिगर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कैसे निकालेंगे फिर। तो भाई अब एक सिंपल सी चीज समझो, मुझे एक बात बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ क्या, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स। चेक करो, मुझे ब्रेक इवन सेल्स क्वेश्चन की पता है, हाँ, देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ना। तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स का फिगर है बेटा जी, आप चेक करेंगे यहाँ पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन सेल इज 200 करोड़। तो 200 करोड़ का 40% मेरी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट है। चेक करिएगा जरा, इज इट कमिंग टू 80 करोड़, यस और नो। चेक करो, क्या मेरी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट यहां पर मैं लिख सकता हूं 80 करोड़, तो मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना आएगा 2020 करोड़। तो सबसे अच्छी चीज क्या हुई, मैंने यहां पर करंट ईयर का ना पूरा कॉलम बना दिया, तो मेरी करंट ईयर की पूरी टेबल बन चुकी है, करंट ईयर का मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है। ये चेक कर लीजिए, ये सबको क्लियर हुआ क्या यहां तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बार करंट ईयर का ये डेटा आ गया ना, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और रिवाइज्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं। चेक करिएगा सभी जने, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या कहता है समझना, अब सारा डेटा रिवाइज का ही है, टोटल सेल्स क्लियर हो गया, ठीक है, 250 करोड़, पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट 150 करोड़, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों मिला के 230 करोड़ की टोटल कॉस्ट हो गई है, ये भी क्लियर है। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारा 20 करोड़। यहां तक सबको क्लियर है क्या, चेक करेंगे सभी जन, कोई भी पंगा परेशानी यहां पर कुछ आ रही है क्या। अब मुझे पूरा रिवाइज्ड का डेटा निकालना, अब वो रिवाइज्ड का डेटा मैं कैसे निकालूं। मुझे एक चीज पता है कि प्रेजेंटली मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूं उससे 10 करोड़ ज्यादा मुझे प्रॉफिट करना है, तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होगा वो होगा 30 करोड़। ये बराबर है क्या, चेक करो, my expected profit for the next year is 30 crores. Check all of you. Is that clear? अब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट समझिएगा, मेरी रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दो चीजों पे होगी, एक तो मेरी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है 80 करोड़, ये क्लियर है, 20 करोड़ तो उसमें डेप्रिसिएशन की वजह से ऐड होगा, और एक चीज ऐड होगी, ये पढ़िए, the additional capital, how much additional capital we need to induct, 100 crores, it will be arranged at a cost of 15% per annum on the back, तो वो 100 crores के ऊपर आपको एडिशनल 15 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लगेगा हर साल का, तो वो मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो 80 करोड़ की मेरी फिक्स कॉस्ट है, प्लस 20 प्लस 15 एडिशनल मेरी फिक्स कॉस्ट मिला लूं, तो मेरी रिवाइज फिक्स कॉस्ट होगी 115 करोड़। चेक करो सभी जने, ये भी क्लियर है क्या, my revised fixed cost will be 115 crore. Is this clear or not? Check karo. Now, in order to earn a profit of 30 lakh along with 115 crores of fixed cost, I need to earn the contribution of 145 crore. ये फिगर तक सब जने पहुंचे क्या, चेक करेंगे सभी जने। अब मुझे एक बात बताओ, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इम्पैक्ट ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है सेलिंग प्राइस विल रिड्यूस बाय 8%, वेरिएबल कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 5%, विल देयर बी एनी इम्पैक्ट ऑन पीवी रेशियो फॉर दिस, टेल मी यस और नो। क्या इसका पीवी रेशियो पे कोई असर पड़ेगा क्या, सोच समझ के जवाब दीजिए। सर्टेनली पड़ेगा सर, अनडाउटेडली पड़ेगा, सर्टेनली पड़ेगा, अनडाउटेडली पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्योंकि अगर पीवी रेशियो निकल गया ना तो मेरा सेल्स का फिगर मिल जाएगा। सवाल ये है कि आपका नया पीवी रेशियो क्या है, व्हाट इज योर न्यू पीवी रेशियो, कैन यू टेल मी, जस्ट 1 मिनट। मैं कैलकुलेटर पे निकाल रहा हूं, व्हाट इज योर न्यू पीवी रेशियो, कैसे निकालेंगे आप।
व्हाट इज योर न्यू पीवी रेशियो? आपका नया पीवी रेशियो क्या है? एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो आपका कितना है? 40%। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीवी रेशियो। तो एग्जिस्टिंग आप देखेंगे सेल्स है 250 और एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है 100, 100 अपॉन 250 इंटू 100, ये होता है 40% है ना। सवाल ये है कि आपका रिवाइज्ड पीवी रेशियो कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे हम? हाउ मच विल बी द रिवाइज्ड पीवी? कोई भी तरीके से गेसिंग, कोई भी तरीके से कैलकुलेशन कोई बता सकता है। To the reply to this proposal of the increasing in production capacity level to 95%, the head of the finance department is informed that this could be achieved if the selling price and variable cost are reduced by 8% and 5% respectively. इस लाइन पे फोकस करके, इस लाइन पे फोकस करके इस तरीके से थोड़ा सोचिए कि नया पीवी रेशियो क्या हो सकता है। ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल मोर हिंट, सपोज कीजिए हमारा पुराना सेलिंग प्राइस जो था वो था 100 रुपए, हमारी पुरानी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 60 रुपए, 60 रुपीज। तो हमारा जो पुराना कंट्रीब्यूशन हुआ वो बना 40 रुपए, जिसकी वजह से हमारा पुराना पीवी रेशियो बना 40%। ये क्लियर है क्या सबको? अब क्वेश्चन कहता है कि मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो 8% से घट जाएगी, तो मतलब for 1 unit my unit selling price will become 92 now. Check all of you, how is it sounding to you? It says that my unit variable cost should reduce by 5%. So 60 minus 5%, 60 minus 5%, it will become 50. I'm just giving you a direction to think of 57. So my unit contribution is 35 divided by 92 into 100. Is it going to be 38.04% something? Answer is wrong. I'm giving you a direction to think. The direction is this, but think from a different angle. Oh, think from a different angle. PV ratio 63. No, 63 is wrong answer. एक शब्द पे पूरा क्वेश्चन अटका है। चलो ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता हूं, बता देता हूं। If the selling price and variable cost are reduced by 8% and 5% of sales, जो अपघाताचा वळण है वो है ये वाला शब्द ऑफ सेल्स। जो भी मेरा सेल्स है, जो भी मेरा सेल्स है उससे 5% कम होना। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। पहले की पोजीशन क्या थी? पहले की पोजीशन थी कि माय वेरिएबल कॉस्ट वाज 60% ऑफ द सेल्स। कितना था? 60% ऑफ द सेल्स। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, हाउ मच विल बी माय वेरिएबल कॉस्ट नाउ? मिनट, मेरे को इसको लाइन सीधी करने दो। नाउ माय वेरिएबल कॉस्ट विल बी 55% of sales, that is 92 rupees. Are you getting my point? The accident point of the question. Variable cost is reduced by 5% of sales. How much my variable cost? It was 60%. पहले का मेरा VC रेशियो क्या था? मैं यहां लिख लेता हूं पीवी रेशियो की तरफ। VC रेशियो था 60% ऑफ सेल्स, है ना। क्वेश्चन कहता है मेरी वेरिएबल कॉस्ट 5% से कम होगी। इसका मतलब है अब मेरा VC रेशियो कितना होना चाहिए? इट शुड बी 55% ऑफ सेल्स। लेकिन मेरा सेल्स 100 नहीं है, मेरा सेल्स है 92। तो 92 का 55% होता है 50.6। चेक कीजिएगा कितना? 50.6। तो अब अगर मैं यहां पर कंट्रीब्यूशन निकालता हूं दोस्त,
तो कंट्रीब्यूशन आता है 41.4. 41.4 divided by 92 into 100, that is 40. The most trickiest part of this entire question, accident point of this question. फिर मैडम आपने कैसे कहा आपका ये हो गया था क्वेश्चन 25 मिनट में हो गया था अगर पीवी रेशियो गलत है तो? टेल मी. पीवी रेशियो अगर गलत आया तो मैम कैसे हुआ था? अब मैं रिवर्स कैलकुलेशन करता हूँ, अब तो सारी चीजें सॉर्टेड है. मुझे 145 का कंट्रीब्यूशन अर्न करना है विद 45% पीवी रेशियो. अच्छा, यू थिंक योर आंसर्स आर रॉन्ग, यू हैव नॉट चेक्ड इट. ये तो अधूरा काम हुआ. एमसीक्यू जब मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो उसको सॉल्व करना है और मॉडल आंसर से चेक करना है. तो 145 डिवाइडेड बाय 45%. तो अब जाकर आपको रिवाइज्ड सेल्स मिलेगा 322.22. आया सबको समझ में कैसे निकाला हमने 322.22? आंसर बेटा चेक नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा? 322.22 कैसे आया? तो ये है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना? तो 145 डिवाइडेड दिस. अब मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं. यहां पर वेरिएबल कॉस्ट आएगी 177.22. तो फिर मेरी ये टेबल पूरी खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई. अब मैं चलता हूं आंसर्स की तरफ. बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द रिवाइज्ड सेल्स? कितना है बेटा जी? 322.22. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चेक करो. 322.22. Second question. What will be the revised break-even point? Okay, no problem. निकाल लेते हैं. Revised break-even point. It is equal to fixed cost upon PV ratio. तो 115 डिवाइडेड बाय 45%, ये होगा 255.56. रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट 255.56. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 255.56. हाँ जी सर, ऑप्शन डी है आंसर. चेक करेंगे यहाँ पर. व्हाट विल बी द रिवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सिंपल है सर. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल 322.22 माइनस ब्रेक इवन सेल 255.56. सिंपल. दैट इज इक्वल टू 66.66 करोड़. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी सर, डी यहाँ पर आंसर है. द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर एंड द कमिंग ईयर. सिंपल है. पिछले साल का प्रॉफिट था 20 करोड़, इस साल का एक्सपेक्टेड है 30 करोड़. ये ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट. मतलब आपने अगर एक बार इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लिया तो फिर एमसीक्यूज निकल जाएंगे. द टोटल कॉस्ट ऑफ द लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ करंट ईयर. अच्छा, टोटल कॉस्ट पूछा है. टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. तो पिछले साल का है 150 और 80 230 करोड़. तो दो ऑप्शन 230 करोड़ कहते हैं, मतलब सी और डी तो मेरा आंसर नहीं है, ए या बी में से कोई आंसर है. 177.22 प्लस 115 292.22. ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चेक ऑल ऑफ क्यू. देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने पूरा क्वेश्चन हो चुका है with explanation, with everything we have done in 20 minutes. मैं टाइम स्टैम्प ले लेता हूं. फर्क नहीं पड़ता है. 8:23 AM पे खत्म हो गया हमारा. तो 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय 5 MCQ, 4 मिनट पर MCQ. नेटवर्क का डिस्टर्बेंस दिखा है. एम आई ऑडिबल विजिबल स्टिल? चेक कर लो एक बार, क्विकली कंफर्म कर लो. एवरीथिंग इज फाइन. लाइव वाले स्टूडेंट्स एक बार प्लीज कंफर्म. चलो फिर ठीक है. एक बार यहाँ मेरे लिखा हुआ था. ठीक है. तो बढ़िया टाइम ले लिया हमने, सही टाइम ले लिया. 4 मिनट पर एमसीक्यू. इट्स अ गुड स्पीड. कल से कम ही है. चलो नंबर 2, केस स्टडी नंबर 2. आ जाओ. चैप्टर का नाम यहाँ लिख दिया. 3 एमसीक्यूज करेक्ट है, 2 गलत है. हाँ, चैप्टर नंबर 13, मार्जिनल कॉस्टिंग.
K Limited is a manufacturer of a single product A. 8,000 units of A has been produced in the month of March 2024. At the beginning of the year, a total of 1,20,000 units of A has been planned for production. The cost department has provided the following estimates of overheads, fixed overheads, variable overheads, semi-variable. Okay. Semi-variable overheads are considered to include 60% expenses of fixed nature. Okay, तो fixed है 60%, variable है 40%. The records of the production department show that company could have operated for 20 days, but there were festival holidays coming during the month. The actual cost data of 2024 are as follows. The cost department of the company is now preparing a cost variance report. Chapter बोलो कौन से chapter का question है? कौन से chapter का question है भाई लोगों? कौन से चैप्टर का है? ये है सर चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, ओवरहेड वैरिएंस का क्वेश्चन है ना? चलिए, the actual data is given as under fixed overheads, variable overheads, semi variable. The cost department of the company is now preparing a cost variance report for managerial information and action. You being an accounts officer of the company are asked to calculate the following information for preparation of variance reports. What is the amount of variable overhead cost variance for the month of March 2024? What is the amount of fixed overhead वॉल्यूम वैरिएंस? वॉल्यूम वैरिएंस मतलब बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं हम लोग, है ना? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस? ये तो हमारा हलवा होता है ना? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वैरिएंस? ये भी इजी होता है, एसआरआर पर डे इनटू बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज. व्हाट इज द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च? कॉस्ट वैरिएंस तो इजीली निकल जाएगा अगर एक्सपेंडिचर वैरिएंस और वॉल्यूम वैरिएंस निकल गया तो. हमको पता है फिक्स्ड ओवरहेड टॉप वैरिएंस है, उसके नीचे के दो वैरिएंस कौन से हैं? वॉल्यूम वैरिएंस और एक्सपेंडिचर वैरिएंस. इन दोनों की टोटल से वो वाला आंसर हमारा निकल जाएगा. करेक्ट है? सभी जने क्लियर है? चलें आगे. ओके, कैसे करें इसको अप्रोच? किस तरीके से इसको अप्रोच करें? हाउ डू वी अप्रोच? सर, K Limited is manufacturer of a single product A. 8,000 units of product A has been produced in the month of March 2024. 8,000 यूनिट हमने बनाए हैं. At the beginning of the year, a total of 1,20,000 units has been planned. मतलब ये मेरा है बजटेड आउटपुट. क्या है बेटा जी? बजटेड आउटपुट. ठीक है, आते हैं अपने रजिस्टर में, हम लिखते हैं यूनिफॉर्मिटी रहे ना, इसीलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. सिक्स टू 10 के सिनेरियो 2. सबसे पहले हमारे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 12 लाख रुपए, चेक करिएगा, और हमारे पास बजटेड आउटपुट है 1,20,000. तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, कैन आई नॉट कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी पर यूनिट? उसका फॉर्मूला क्या होता है? एसआरआर पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड्स, जो कि है 12 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट जो कि है 1,20,000 रुपए. तो इज इट नॉट कमिंग ₹10 पर यूनिट? चेक ऑल ऑफ यू. इज इट नॉट कमिंग ₹10 पर यूनिट? चेक करो सर. पर एक बात बताइए, जब हम एसआरआर पर यूनिट निकालेंगे तो हमें सर फिक्स्ड ओवरहेड्स लेना है. तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर सर हम ये वाला पोर्शन भी नहीं लेंगे? बिल्कुल सही कहा, ये भी लेंगे. तो अब दो तरीके, या तो मैं इसको अलग से निकालूं, उसको अलग से निकालूं, या फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाऊं, है ना? ऐसा भी एक काम मैं कर सकता हूं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाऊं. न्यूमरेटर में मुझे चाहिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स. ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इट इज इक्वल टू 12 लाख रुपए. तो जो फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं सो है, उसके अलावा मैं यहां पर इसमें क्या लूंगा? आई एम गोइंग टू टेक द फिक्स्ड ओवरहेड एलिमेंट कंपोनेंट इन द सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. नाउ व्हाट इज माय सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स? ध्यान से देखना.
क्वेश्चन कहता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है 1,80,000, 1,80,000, जिसमें से 60% फिक्स्ड है। तो 1,80,000 का 60% कितना हुआ? इज इट कमिंग 1,80,000 इंटू 60%? एग्जाम में इतना डिटेल नहीं लिखना, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना डिटेल में लिख रहा हूँ, है ना। ये होता है 1,08,000। तो 12 लाख और 1,08,000 टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे 13,08,000। चेक करो सभी जने। मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में लेता हूँ 13,08,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 यूनिट बजटेड आउटपुट। इज इट कमिंग 10.90 पर यूनिट? चेक कीजिएगा सभी जने। इज दिस क्लियर और नॉट? ये क्लियर हुआ? ओवरहेड वेरिएंसेस निकालना है बोले तो एसआरआर एआरआर चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। अब मैं यहाँ पर एक और चीज निकालूंगा। पहले मैं फिक्स्ड का पूरा मैटर खत्म करता हूं। मैं निकालूंगा फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, और इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स के साथ। तभी तो जाकर मुझे अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन का पता चलेगा, जो कि मेरा एक वराइंस है। हाँ या ना? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे होता है? तो सर हम लोग निकालते हैं एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं क्वेश्चन में दिया है? 8,000 यूनिट्स बने हैं प्रोडक्ट ए के, और एक यूनिट का ओवरहेड रिकवरी रेट है 10.9। तो सर 8,000 यूनिट्स इंटू 10.9, तो ये हमारा अमाउंट होता है 87,200। चेक कीजिएगा कितना होता है? 87,200 फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड की फिगर है। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे कितने? 87,200 तो हमारा क्या है? ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर हुआ ना सबको? 8,000 यूनिट इंटू 10.90, 87,200। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे कितने हैं? आ जाइए क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ एक्चुअल का डेटा दिया। सर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स है वैसे तो है 1,19,000, लेकिन सर सेमी वेरिएबल के अंदर भी तो कुछ फिक्स्ड का कंपोनेंट होगा, वो भी तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। आप समझ लो मेरी बात। 1,19,000 है और सेमी वेरिएबल के अंदर भी तो कुछ कंपोनेंट होगा। कैसे निकालें? कैसे निकालेंगे? माय क्वेश्चन इज हाउ मच इज माय एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स? 1,19,000 प्लस इसका कुछ एलिमेंट जाएगा, 1,30,520 आएगा। चेक करो कैसे। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। कैसे आया? सर वापस वही कैलकुलेशन, ये देखिए यहां पर करते हैं ग्रीन कलर से। सर 1,19,000 जो कि सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हैं, और सेमी वेरिएबल है 19,200। तो 19,200 का 60% हम यहाँ पर लेंगे। तो सर अगर आप इन दोनों की टोटल करते हैं ना, तो इन दोनों की टोटल आएगी 1,30,520 रुपए। अब क्या पोजीशन बन रही है भैया? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स तो बहुत कम है और एक्चुअल ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है। तो मेरा कंक्लूजन यहाँ पर क्या है? देयर इज एन अंडर एब्जॉर्प्शन टू द ट्यून ऑफ 43,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज एन अंडर एब्जॉर्प्शन टू द, मैं अभी कोई वराइंस पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, वराइंस अपने आप लग जाएगा 43,320 अंडर एब्जॉर्प्शन। अब अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा ज्यादा जोर डालोगे, तो एक बात बताओ, क्या ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस नहीं निकल गया? चेक करो जरा। इज इट नॉट माय फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस? सोच कर देखो। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस में हम लोग क्या निकालते हैं? यही तो चीज निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है। तो ये वराइंस के टर्म्स में अब इसका आंसर होगा 43,320 एडवर्स। यस और नो? 43,320 एडवर्स। चलो तो ऐसा क्वेश्चन था, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस, हाँ ये रहा, पहला ही ऑप्शन सही है, 43,320 एडवर्स। चेक कर लो।
अपने बेसिक्स मत भूलो, अपने बेसिक्स पे कंट्रोल रखो, सारी चीजें अपने आप होने लगेगी। फ्लो, फॉर्मेट सब हो जाएगा, बस अपने बेसिक्स पे कंट्रोल रखो। क्लियर हुआ? चेक करो यहां तक, कोई भी परेशानी पंगा हो तो बताओ मुझे। फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटिंग और कौन से वेरिएंसेस हमें यहाँ पर बोले गए हैं, और क्या क्या बोले गए हैं सर? फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटिंग क्या है, देखो एक सेकेंड, ये वाला है वेरिएबल ओवरहेड, ये वाला है फिक्स्ड ओवरहेड, ये वाला है फिक्स्ड ओवरहेड, ये वाला है फिक्स्ड ओवरहेड, ये वाला भी है फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा, ज्यादा मेहनत फिक्स्ड में ही करनी है, ठीक है। The records of the production department show that company could have operated only for 20 days, but there was a festival holiday during the month. इसका मतलब क्या है? What does this mean? The records of the production department showed that company could have operated for 20 days, but there was a festival holiday. एक दिन की छुट्टी थी। कंपनी कुड हैव ऑपरेटेड फॉर 20 डेज, मतलब मेरे बजटेड डेज थे 20 और एक्चुअल डेज है 19। कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट, कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस? मैं ये ऐसे बता रहा हूं जो बहुत आसान वेरिएंसेस है। कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस? कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला? क्या होता है? एस आर आर पर डे इनटू बजटेड डे माइनस एक्चुअल डे। मैं भी कैलकुलेटर पे लेता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। बताओ आंसर क्या आया है? चलो फोकस करो। सबसे पहले मेरे को निकालना है यहाँ पर एस आर आर पर डे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अभी हमने जो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाले, ये क्या महीने भर का है क्या? नहीं, ये पूरे साल भर का है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर एनम डिवाइडेड बाय बजटेड डेज पर एनम। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर एनम हमने ऊपर निकाला है 13,08,000। दैट विल नॉट चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? क्लियर हो रहा है? बजटेड डेज पर एनम क्या? अब ये पढ़िएगा, द कंपनी कुड हैव ऑपरेटेड फॉर 20 डेज ड्यूरिंग द मंथ। मतलब कंपनी के बजटेड वर्किंग डेज हैं 20 डेज पर मंथ। प्लीज अंडरस्टैंड, 20 डेज पर मंथ, और एक साल में होते हैं 12 महीने, मतलब 240 दिन। तो 13,80,000 को आप डिवाइड करेंगे 240 दिन से, तो 5450 पर डे, ये आंसर आएगा। 5450 रुपए एक दिन का, ये आंसर आएगा। अब मेरे दोस्त समझना, 5450 पर डे, बजटेड डेज 20, एक्चुअल डेज 19। जितना सोचा था उससे एक दिन कम काम किया, तो ये एडवर्स वेरिएंस होगा 5450 एडवर्स। चेक ऑल ऑफ 5450 एडवर्स वेरिएंस, चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर और नॉट? चेक करिएगा सभी जने। इज दिस परफेक्टली क्लियरली क्लियर और नॉट? चेक करो। चलिए सर, तो फिक्स्ड ओवरहेड का ये भी वेरिएंस हो गया। अब आ जाओ वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कर लो, एक्सपेंडिचर कर लो, कुछ भी कर लो, जो इच्छा करना चाहते हो। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बहुत आसान है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स। सर इसमें तो करना ही क्या है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है 13,08,000, 13,08,000 है ना। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स अभी हमने निकाला था नीचे, वो ये रहा। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,30,520, 130
अरे सर पर ये 130520 तो सर ये एक महीने का आ गया है सर, और ये तो 13,08,000 एक साल भर का है। हमें तो एक महीने का निकालना है ना, कोई बात नहीं रल, इतना काहे परेशान होते हो। इसको डिवाइड करो 12 से, तो एक महीने का बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जाएगा, माइनस करो 1,30,000, कितना है 520 रुपए से कंपेयर करो। हाँ सर ये सही है, और चाहो तो एनुअली कन्वर्ट कर लो, 1350 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, एक ही बात है। तो 13,08,000 डिवाइडेड बाय 12, मेरे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है 1,09,000, एक्चुअल ओवरहेड्स है 1,30,520। ये भैया डुबाएगा, ये बनाइस जो है ना हमारा, ये एडवर्स जाएगा, चेक कर लो। इज इट कमिंग 21520 एडवर्स, 21520 एडवर्स, ए करेक्ट आंसर। सर ये तो बहुत मक्खन की तरह हो रहा है, मक्खन की तरह। हम तो बोले थे, हम तो बोले ही थे। चेक कीजिएगा। अब आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस पे। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा जी क्वांटिटी, कितनी बनानी थी बजटेड आउटपुट माइनस कितनी बनाई, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी पर यूनिट से। ठीक है, एसआरआर पर यूनिट हमने निकाल लिया है भैया, 10.9 है। मुझ पे भरोसा नहीं है, चेक कर लो। एसआरआर पर यूनिट कितना है? 10.9, चेक कीजिएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। अगेन बजटेड आउटपुट, द बजटेड आउटपुट इज 1,20,000 यूनिट, बट दैट इज पर एनम। तो एक महीने का कितना होगा? 10,000 यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? 1,20,000 यूनिट्स इज माई बजटेड आउटपुट फॉर अ ईयर। सो एक महीने का 10,000 बनाना था, बनाया 8,000, एडवर्स वराइंस है 2,000 यूनिट्स कम बनाए इंटू 10.9, 21,800 एडवर्स। एक सीक्रेट ट्रिक बताऊं, सीक्रेट ट्रिक बताऊं, बिना कैलकुलेशन के वराइंस निकल जाएगा। कैसे सर? बताओ 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 सर, जुगाड़ू तरीका। जुगाड़ू तरीका ये है, प्लीज अंडरस्टैंड। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस, इट इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वराइंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वराइंस। समझिएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस हमने लास्ट में निकाला है 43,320 एडवर्स, 43,320 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वराइंस हमें निकालना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वराइंस। लेकिन एक्सपेंडिचर वराइंस तो बीच निकाला, इसके नीचे 21520 एडवर्स, 21520 adverse. Therefore, can I not say fixed overhead volume variance is equal to 43,320 adverse minus 21520 adverse? Oh yes sir. जुगाड़ू कमलेश की तरह दिमाग चलाने का, एग्जामिनेशन में एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, तो दिमाग चलाने का। चेक करो, 5 में से 4 एमसीक्यू फिक्स्ड ओवरहेड्स के ऊपर थे, 4 एमसीक्यू हमारे हो चुके हैं। क्लियर हुआ क्या सभी को? ऑब्जेक्टिव सिर्फ भगाना है ही नहीं, भले ही एक लेक्चर में एक पेपर करो चलेगा। I may put on these videos on YouTube also later on, I don't know, but right now my objective is to get it done from all my app students. चलो, अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च? बिल्कुल, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस का मतलब वही अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल। ठीक है, चलो यही रोरा रेमी वापस करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। वेरिएबल ओवरहेड्स हमको निकालने का है एस आर आर पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड की स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी पर यूनिट निकालने का। कैसे निकालेंगे? टोटल एस्टिमेटेड बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। क्लियर है? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। बजटेड आउटपुट हमारा कितना, वो चेंज नहीं हो रहा है, 1,20,000 यूनिट डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। अब आता है वापस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो बजटेड सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स है 6 लाख रुपए, और 1,80,000 का 40%, तो 6 लाख, 6 लाख प्लस 1,80,000 का
40%। तो 1,80,000 का 40% हुआ 72,000 प्लस 6 लाख, चेक करो इज इट कमिंग टू 6,72,000। 6,72,000 divided by 1,20,000 units, is it coming to 5.6 per unit? बिल्कुल ओवरहेड चैप्टर है ना, उसमें नया ही क्या है, कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, अब हमने क्या करना है, वही चीज करनी है। हमने वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड निकालना है और इसको हमें कंपेयर करना है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स के, टोटल वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्ब बोले तो actual unit actual output 8,000 into standard rate of recovery per unit 5.6, so that will give you absorbed overheads of 44,800। चेक करो तो 44,800 आया कि नहीं आया, बराबर है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ, वो डेटा ये रहा 48,000, 48,000 तो है, सेमी वेरिएबल का 40% ऐड करना है। सेमी वेरिएबल एक्चुअल है 19,200, तो 19,200 का 40% इधर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 19,200 का 40% प्लस 48,000, 55,680। क्या बोलिएगा, एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल ज्यादा है, देयरफॉर देयर इज अंडर एब्जॉर्प्शन। कितने का अंडर एब्जॉर्प्शन है बच्चों, चेक करो 10,880। यही आपका, प्लीज अंडरस्टैंड, यही आपका कौन सा वराइंस है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वराइंस है। दिस इज एग्जैक्टली योर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वराइंस, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन है, अंडर एब्जॉर्प्शन मींस लॉस, सो 10,880 एडवर्स। चेक कर लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ओ यस सर, 10,880 एडवर्स, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समय समाप्ति की घोषणा 8:46 पर ये हमने खत्म किया है, यहाँ लिख देता हूं 8:46 AM। अब देख लो एवरेज टाइम निकाल लो भाई लोगों पर एमसीक्यू। 8:25 पे चालू किया, 35, 45, 21 मिनट्स लगे हैं हमें, है ना। तो 21 मिनट्स के अंदर हमने 5 एमसीक्यूज किए हैं, लगभग लगभग वही टाइम है, 4.2 मिनट पर एमसीक्यू। टारगेट क्या रखने का है, 2.25 से 3 मिनट का टारगेट रखना है। 3 मिनट इज आइडियल रेंज। 3 मिनट्स में अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो आपका पार्ट 1 जो है 15 एमसीक्यू 45 मिनट में हो जाता है, विच इज अ वेरी गुड टाइम, डिसेंट। चेक करो बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड लेक्चर है एमसीक्यू प्रैक्टिस का, सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिंपल सी चीज हमेशा कहता हूं, सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस ही तो अनकॉमन होता है सबके अंदर। चेक करिएगा सभी, चेक पक्का, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो होमवर्क जब भी दिया जाए ना, तो होमवर्क को ईमानदारी से चेक करने का, होमवर्क को चेक करने का, पीछे जाकर कोशिश करने का, मतलब नींद नहीं आनी चाहिए अगर मेरा होमवर्क नहीं हुआ है तो, और सही नहीं हुआ है तो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब मैंने क्या दिखाया, देखो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, दो स्टैंड अलोन, दो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू दिख रहे हैं इस पेपर में, और बाकी मुझे फिर 5 स्टैंड अलोन दिख रहे हैं। तो हमारा एनालिसिस यहाँ पर नोट डाउन करें क्या, जैसे हमने पेपर नंबर 1 में किया था, याद है क्या आप लोगों को। पेपर नंबर 1 के अंदर हमने एक एनालिसिस लिखा था, ये वाला, यही एनालिसिस पेपर नंबर 2 में भी लिखी आप। बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना ज्यादा एनालिसिस के लिए डेटा होगा, उतना ज्यादा आपके इनपुट्स जो है इफेक्टिव होंगे। सीए बनने के बाद भी हम क्या करेंगे, हम डेटा को ही तो एनालाइज करेंगे ना, तो सीए बनने से पहले क्यों नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर 2 May 25 एडिशन के सिनेरियो 10 एमसीक्यूज, 2 क्वेश्चन, जनरली मैंने क्या कहा 2 से 3 के सिनेरियो आते हैं, स्टैंड अलोन है 5 एमसीक्यूज। चलिए अब स्टैंड अलोन की बारी करें, लेट्स डू इट। If the amount of wages under हाल से रोवन मेरी जान, चैप्टर बोलो, चैप्टर बोलो, चैप्टर नंबर 3, ये सारे चैप्टर्स मेरी बुक के रेफरेंस के हिसाब से, एम्प्लॉय कॉस्ट। If the amount of wages under हाल से plan is 420, time allowed is 8 hours and guaranteed wage rate is 60 per hour, what is the time saved by the worker? ओ मजे ले रहे हो, हाल से का फॉर्मूला लगाना है। If the total wages under हाल से is 420, total wages, तो भाई लोगों कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले सर फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर,
I'll say plan total wages. It is equal to hours worked into rate per hour. बराबर है, ये फर्स्ट पार्ट है, hours worked into rate per hour प्लस हालसे में होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस है 420, हालसे में टोटल वेजेस है 420। चलो ये तो काम अच्छा हो गया, इफेक्टिव आर्ली रेट के क्वेश्चंस हमने किए तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद एक्चुअल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम यहाँ दिया है 8 आवर्स, एक्चुअल हमें नहीं पता, तो एक्चुअल जिसका कोई नहीं होता है मेरे लल्ला उसका एक्स होता है, तो इसको ले लो एक्स इनटू रेट पर आर दिया है यहाँ पर 60। ठीक है, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव का मतलब क्या होगा, टाइम सेव का मतलब होगा कि भाई 8 घंटे का जो स्टैंडर्ड टाइम था उसमें से एक्चुअल आवर्स में करूंगा माइनस, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स है 8 हमें पता है, एक्चुअल हमें पता नहीं है, एक्स है इनटू रेट पर आर 60। therefore 420 this is equal to 60x plus ओह मैथमेटिक्स छोड़ेगा नहीं हमें, कोई बात नहीं। 50% ऑफ 60 इंटू 8, 60 इंटू 8 480। अरे सर ये भी कैलकुलेटर पे कर रहे हो क्या, अभी क्या बताऊं भाई तुम लोगों को, माइनस माइनस 60x, therefore 420 is equal to 6x plus 240 माइनस 30x बराबर है। हाँ जी सर, अब ये 240 इधर को जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 420 माइनस 240 ये होगा 180 180। और 60x माइनस 30x बोले तो कितना होगा 30x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 30। काय को रे तुम लोग समझते नहीं, 6 आ गया आंसर, चेक करो, शी 6 आवर्स, ऑप्शन शी 6 आवर्स। अरे सर ये क्वेश्चन ही नहीं है, रुको बस यही गलती करोगे, उछलो मत, सवाल तो पढ़ो। व्हाट इज द टोटल टाइम सेव्ड लल्ला, एक्चुअल आवर्स नो क्वेश्चन નથી, क्वेश्चन છે टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आवर्स। इंस्टीट्यूट जानता है, इंस्टीट्यूट जानता है कि बच्चा 6 आवर निकालने के बाद उधर ही उछल पड़ेगा और उछलते ही ऑप्शन सी को टिक मार्क करेगा, बोलेगा को बोले को बोले को बोले, इंस्टीट्यूट बोलेगा तलाक तलाक तलाक। समझता है कि नहीं समझता, क्लियर हुआ क्या, क्या कर रहे भाई क्या कर रहे, क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ो। अब यहाँ पे पूरा सोल्यूशन सही किए हो, बस सही, जब सही ऑप्शन सेलेक्ट करने के भाई तब, अब फिर कहोगे आकर इसको सिली मिस्टेक कहते हैं, 2 मार्क की कीमत बहुत है भाई, लोगों इसको समझना। चलो नेक्स्ट, from the following information calculate the total cost of product A and product B using ABC analysis, अप्पा बड़वन चौक एनालिसिस, अप्पा बड़वन ABC एनालिसिस करेंगे ना भाई लोगों। तो यूनिट दिए हैं, प्रोडक्ट ए के 5000, प्रोडक्ट बी के 5000, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स प्लेस्ड, नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल दिया है यहाँ पर, कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट, क्या लगता है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड ऑफ प्रोडक्ट बी। क्वेश्चन किस चैप्टर का है, सबसे पहले तो ये सोचो क्वेश्चन किस चैप्टर का, अनडाउटेडली undisputedly chapter 2 material cost। from the following information calculate the total cost, understand the question, total cost of product A and product B। what do you think, how are we going to total cost of product, any idea, anyone, just think about it। what if I add a total column over here, suppose, okay, just thinking out loud because the question says product A and product B total,
तो टोटल यूनिट्स हो गए 10,000, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हो गए 320, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज होगी 270, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है, टोटल डिलीवरी कॉस्ट पता है। करूंगा तो करूंगा कैसे? हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर सिंपल सी चीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट दो चीजें। ऑर्डरिंग कॉस्ट शुड बी अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स and delivery cost should be a portion on the basis of number of deliveries। मतलब सर मुझे ए की और बी की इंडिविजुअली ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट की टोटल लेनी है, दैट्स ऑल। हाँ, बात तो यही है। ठीक है सर, हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 4 लाख रुपए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 320, तो कैलकुलेटर पे ले लीजिएगा, मैं ऑन स्क्रीन चालू कर देता हूँ, कभी कभी ऑन स्क्रीन कर लेना चाहिए, है ना। 4 लाख डिवाइडेड बाय 320 ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200। क्लियर है? प्रोडक्ट ए में 100 ऑर्डर्स है, तो ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कर सकता हूं। प्रोडक्ट ए में अगर 100 ऑर्डर्स है तो 1250 इंटू 100, कैन आई से इट इज 1,12,500। और प्रोडक्ट बी में 220 ऑर्डर्स हैं तो इट बिकम्स 2,75,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर आती है बेटा जी यहाँ पर कैरिंग, सॉरी, डिलीवरी कॉस्ट। तो यो क्यों दिमाग में घुस गया है। डिलीवरी कॉस्ट है 1,35,000 फॉर 270 डिलीवरीज, 1,35,000 फॉर 270 डिलीवरीज, 500 रुपए प्रति डिलीवरी, 500 रुपीज पर डिलीवरी, मल्टीप्लाइड बाय 70, so that becomes 35,000 and here it becomes 1 lakh। That's all, हो गया। तो 1,12,500 प्लस 35,000, 1,47,500, 3,70,000 का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं सर, ऑप्शन है ही नहीं, दिया ही नहीं है सर। फिर क्या हुआ होगा? दिशा, पटानी नहीं, दिशा, डायरेक्शन मैंने दे दिया, अब आपको आगे सोचना है करना क्या है। नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड। आवाज तो आ रही है ना मेरी, लाइव भी हूं मैं। भैया हाँ जी, नो वन पॉइंटेड दिस, देयर इज अ मिस्टेक सर। 4 लाख डिवाइडेड बाय 320। मेरे लाइव वाले बच्चे तो क्या मालूम क्या सो कर बैठे हैं मेरे, 1,25,000। मे बी जब यूट्यूब पे जाएगा तो यूट्यूब वाले बच्चे पॉइंट आउट कर लेंगे। क्या कर रहे हो राजाओं? चेक करो। व्हाट वुड बी द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द बिलो इन्फॉर्मेशन? चैप्टर बताओ, चैप्टर 6 कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल परचेज, लेबर एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अरे डायरेक्ट मटेरियल परचेज लेते क्या कंज्यूम लेते प्राइम कॉस्ट में? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 67,500 प्लस डायरेक्ट लेबर 45,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000। चेक करिएगा, 1,27,500 आंसर है क्या? अरे सर ये तो एक सेकंड में निकल गया, एक सेकंड में निकल गया, है ना। मैडम जी कंसंट्रेशन की कमी दिख रही है मुझे, मिस्टेक पॉइंट आउट होनी चाहिए थी जो मैंने बताया। अरे सर हम आप पे ना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड, इतना भी ब्लाइंड नहीं करने का है। चलो अगला, मेरे को शब्द ही पकड़ लिया, प्रोसेस, चैप्टर नंबर 11, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1, ठीक है,
Input raw material issued were 8,000 units. Normal loss anticipated was 10% of input. तो मैं कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और गेन। ठीक है, पहले क्वांटिटी निकालते हैं। इनपुट है 8,000, यहीं पर मैं बना लेता हूँ। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट 800। Realizable value of 5 rupees per unit, 7,600 unit was transferred to the next process. ओके, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इनपुट की टोटल है 8,000, आउटपुट की टोटल है 8,400। इसका मतलब 400 का यहाँ पर क्या होगा, एबनॉर्मल गेन होगा। चेक करेंगे सभी चले। क्वेश्चन क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। सबसे पहले तो ये देखो एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी क्लियर हुई क्या, 400 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। नॉर्मली हमने क्या देखा है, एबनॉर्मल गेन्स जो होते हैं उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन अनलेस अदरवाइज गिवन, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन इज 100%। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट मटेरियल जो है 8,000 यूनिट्स, 5 रुपए से इनपुट हुआ है, तो मेरी टोटल कॉस्ट में निकालता हूँ 8,000 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज। ये क्लियर है, 8,000 इंटू 5, कोई भी पंगा कोई भी परेशानी। 40,000 रुपए में कितना हो गया, हाँ 40,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस सैल्वेज वैल्यू 800। अच्छा, टोटल कॉस्ट दिया है 40,000, डायरेक्टली दिया है 40,000। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड अंडर प्रोसेस 1 इज 40,000 और 800 इंटू 5, ये क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय इनपुट, हमने फॉर्मूला क्या देखा, कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, है ना। तो 800 इंटू 5 हो गया 4,000, तो न्यूमरेटर में आ गया बेटा जी यहाँ पर 36,000 डिवाइडेड बाय 7,200। ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला है 36,000 डिवाइडेड बाय 200, इट कमिंग रुपीज 5 पर, रुपीज 5 पर यूनिट इनटू 400 यूनिट्स, एबनॉर्मल गेन 400 यूनिट्स इनटू 5, है ना। 400, दैट इज E is the correct answer। बढ़िया चल रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, I mean last MCQ. Find out the most appropriate unit cost of the following information of JMD transport service। अरे चैप्टर बोलो रे बाबा, सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 सर्विस कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट कॉस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। टोटल कॉस्ट दिया है 5,25,000, किलोमीटर ट्रेवल्ड है 8,75,000, टन कैरीड है 4,000, नंबर ऑफ ड्राइवर्स नंबर ऑफ ट्रक्स, टन किलोमीटर ट्रेवल्ड है 6,55,000। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट है। फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट कॉस्ट, इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट नथिंग बट कॉस्ट पर टन किलोमीटर। सर्विस कॉस्टिंग में हमने देखा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में यूनिट क्या होता है, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होता है। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर मतलब 5,25,000 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 6,55,000 टन किलोमीटर, हो गया। क्या मजाक कर रहे हो सर, मजाक नहीं, 0.80 पर टन किलोमीटर। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ जी सर, ऑप्शन बी 0.8। हल्लास, टाइम स्टैम्प ले लें, 9:03 पे। पूरी अदर डिस्कशन वगैरह सबके साथ हमने खत्म कर लिया 9:03 AM। अब भैया देखो टेस्ट पेपर नंबर 2 चालू किया 8:03 AM पे, खत्म किया 9:03 AM पे। हाँ, रोम्बस सॉलिड
और ये पूरा मैं कह रहा हूँ बीच में जो हमने बातें की है वो सब मिलाकर 60 मिनट्स में 15 MCQ। गुड एवरेज, गुड एवरेज। 60 डिवाइडेड बाय 15, एंड आई एम श्योर अगर आज आप खुद से भी करेंगे ना ये, तो आपका एवरेज इससे कम ही आएगा। कल का जो हमने पेपर किया था उसका हमारा एवरेज देखिए कितना था, 67 मिनट्स में हमने किया था, 4.47 मिनट पर एमसीक्यू। और आज का हमारा एवरेज आप देख लो, इस पेपर का, सेकंड पेपर का होमवर्क था बट आपने मेरा क्लास वर्क बना दिया, डजंट मैटर, 4 मिनट्स पर एमसीक्यू। वंडरफुल स्पीड। 3 तक लेके जाने का, इधर तक 3 तक लेके जाना है। ठीक है, चलो होमवर्क ले लो आज का। एमसीक्यू का थर्ड लेक्चर है, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 खत्म हो गया। अब आते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 पे। आ जाइए सभी जन। संजीवनी बूटी है आईसीआई की तरफ से हम लोगों को, संजीवनी बूटी को हम लोग देख रहे हैं। अपने रजिस्टर्स में आ जाइए, पहले तो हम हमारे एनालिसिस ले लेते हैं यहाँ पर। कितने के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं और कितने स्टैंड अलोन है ना। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। सो यहाँ पर मुझे पहला केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है जिसपे 1 2 3 4 5 एमसीक्यूज। दूसरा केस सिनेरियो दिख रहा है जिसपे मुझे 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन। तो बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन तो यही है। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है 2 जिसमें 10 एमसीक्यूज हैं, स्टैंड अलोन है 5। अब देखो एक बार फटाक से टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेते, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। मैं होमवर्क ये वाला दे रहा हूँ आज आपको, कॉस्ट शीट का, चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट। तो आप होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको चेक करेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। हाउ मच इज द आउटपुट लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ओके, हाउ मच इज द लॉस इन कंट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव यूनिट्स, इंक्रीज लेबर टर्नओवर। बहुत बढ़िया। ये पूरा के पूरा क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट। आपको पता है क्वेश्चन हमने किया था लेबर टर्नओवर का, तो उसमें एक्सप्लिसिट लॉस और इम्प्लिसिट लॉस दोनों टाइप का लॉस था, है ना, कि लेबर टर्नओवर की वजह से आउट ऑफ द पॉकेट खर्चा कितना हुआ, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, उससे रिलेटिंग है ये क्वेश्चन। तो ये तो हम कर लेंगे क्लास में। सेकंड नंबर का है केस सिनेरियो नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन है, जहां पर आपको बनानी है कॉस्ट शीट। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, प्राइम कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कुछ नहीं करना है दोस्तों, भूल जाओ अभी एमसीक्यू को। इस क्वेश्चन का आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, करेंगे क्लासिफिकेशन। एक एक खर्चा पढ़ेंगे, वो खर्चा पढ़कर, जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो आपको सबसे पहले पेंसिल उठाकर यहाँ पर इसके आगे लिखना है कि क्या डायरेक्ट मटेरियल है, क्या डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्लासिफिकेशन करना है, उसकी कॉस्ट शीट बनानी है। और एक बार ये कॉस्ट शीट बन जाएगी, उसके बाद आपको आंसर्स निकालने हैं और चेक भी करना है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि बैच खत्म होना उसके साथ हम पूरी तरह तैयार हो। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, चैप्टर का नाम बताओ, चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट। A company sells two product A and B. The sales mix is as under, contribution margin per unit as this much, this much. What is the break even point? Chapter number 13, marginal costing. Total passenger kilometers. Okay. Chapter number 9, service costing. Raw material consumed will be dash. Chapter number 2, material cost. मुझे लगता है ये क्वेश्चंस कर लेंगे अभी, ये कुछ छोटे छोटे है, क्या ताकत है सब में बैठने की। जॉइंट कॉस्ट, चैप्टर 10, जेपी, कर लें क्या, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन स्टैंड अलोन वाले कर लें क्या अभी लोग, हम लोग। चलो लेट्स डू इट। इतनी ताकत है ना, ज्यादा नहीं है, ये 4-5 कर लेते हैं। चलो, व्हाट इज द वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस बोले तो क्या, एफिशिएंसी वेरिएंस बोले तो कितने घंटों का काम कितने घंटों में करना चाहिए था, या कितना आउटपुट बनाना चाहिए था वर्सेस कितना आउटपुट बनाया, बराबर है कि नहीं।
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमको एफिशिएंसी वैरिएंस निकालना है। तैयार है क्या सभी लोग? रेडी? ओके, समझिए। बजटेड प्रोडक्शन दिया है 12,000 यूनिट्स, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स है 2,40,000। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? एसआरआर पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी पर यूनिट, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12,000 एसआरआर पर यूनिट। मुझे नहीं पता यूज होगा कि नहीं होगा, मैं सिर्फ निकाल के रख रहा हूं। एस आर आर पर यूनिट है ₹20 पर। क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट इज 2 आवर्स, और 1 यूनिट बनने में 2 घंटे लगते हैं। तो बेटा जी यहीं से मुझे मिल जाएगा एसआरआर पर आर। याद करो हमने डिटेल में देखा इसको। स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी पर आर, 1 घंटे 1 यूनिट का ₹20, और 1 यूनिट बनने में 2 घंटे लगते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं एसआरआर पर आर होगा ₹10 पर आर? चेक करो। अरे लाइव वाले बच्चों कुछ तो बोलो, कुछ तो जवाब दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है ओवरहेड अंडरहेड क्या चल रहा है? कुछ तो जवाब दो। हाँ ऐसा मत करो यार। बराबर है? ये क्लियर हो गया क्या? तो एसआरआर पर आर भी आ गया, एसआरआर पर यूनिट भी आ गया। एक्चुअल प्रोडक्शन है 11,800 यूनिट, एक्चुअल ओवरहेड्स इंकर है 2,44,000, एक्चुअल आवर्स वर्क है 23। भाई सिंपल सी चीज बोलूं, एफिशिएंसी बोले तो क्या, कितने घंटे का काम कितने घंटे में करना था, कितने घंटे का काम कितने घंटे में करना था। मैंने 11,800 यूनिट बनाए, समझना। मैं इसका यहां पर निकालूंगा स्टैंडर्ड आवर्स। तो 11,800 यूनिट और 1 यूनिट का स्टैंडर्ड आ रहा है 2 आवर। तो 11,800 इंटू 2, 23,600 आवर्स होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। और एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिया है 23,200 आवर्स। पहले तो मेरे को ये बताओ, सीरियसली मेरे को ये बताओ, ये एडवर्स होगा या फेवरेबल होगा वेरिएंस? सिंपल सा सवाल है। इज इट गोइंग टू बी एन एडवर्स वेरिएंस और फेवरेबल वेरिएंस? सर्टेनली सर। 23,600, 23,600 का काम 23,200 में किया है, 400 घंटे सेव किया है। ये वेरिएंस सर फेवरेबल। बराबर है? तो अब देरी किस बात की? फॉर्मूला लगाओ। एस आर आर पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स प्लस फुल आवर्स, ₹10 इंटू 23,600 माइनस 23,200, इज इट कमिंग टू 4,000 फेवरेबल? है कोई ऐसा ऑप्शन? करने बैठे ना तो हो जाता है। मैंने क्या सीखा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना इतना डिफिकल्ट लगता है काफी बच्चों को। दे लिटरली मग अप द formulas. What I've taught you, don't ever mug up the formulas. Try to understand the logic behind every single variance and you yourself will make formulas out of it. चेक करिए, 1 मिनट मुझे दीजिए। आपको पता है यही आंसर हम यूनिट से भी निकाल सकते हैं। ये देखो मैं वो भी सिखा देता हूँ। अब रिवाइज कर ही रहे तो पूरा ही करते ना। हमने क्या देखा, एफिशिएंसी 2 तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो कितने घंटों का काम कितने घंटों में हुआ है, दूसरा कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे और कितने यूनिट्स बने। तो दूसरा फॉर्मूला है एस आर आर पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। अब समझना, एस आर आर पर यूनिट कितना है, ₹20। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। मेरे एक्चुअल आवर्स वर्कड है 23,200। समझना कितना है, 23,200। अब 23,200 और 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम है 2 घंटे। तो आइडियली 23,200 में कितने यूनिट्स बनने चाहिए, कैलकुलेटर पे ले लो। 23,200 डिवाइडेड बाय 2, 11,600 यूनिट बनने चाहिए। मैंने बनाए हैं 11,800। मतलब फेवरेबल वेरिएंस है क्योंकि मैंने 200 यूनिट ज्यादा बनाए। समझ रहे हो क्या? तो 200 यूनिट ज्यादा बनाए, 1 यूनिट पे ₹20। मतलब यहाँ मेरा फायदा हुआ ₹4,000 का, 4,000 फेवरेबल। सिंपल सी चीज दिमाग में रखना, एफिशिएंसी का कंसेप्ट जो है इट कैन बी लिंक्ड विद आवर्स आल्सो, इट कैन बी लिंक्ड विद आउटपुट आल्सो। क्लासेस के अंदर जो श्रुति का मैंने एग्जांपल दिया था कि श्रुति कितनी देर में कितने पेजेस पढ़ती है, बस वो एग्जांपल को सामने ले लेना। मैं फिर से कह रहा हूं,
एक भी फॉर्मूला मैंने रटवाया नहीं और रटवाऊंगा भी नहीं, सारे फॉर्मूलाज जाकर करवाऊंगा। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। A company sells two products A and B. The sales mix is 4 units of A and 3 units of B. मिक्स का कंसेप्ट मैंने क्या बताया? कैडबरी सेलिब्रेशन का पैकेट है ना। ठीक है, दो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। इसका रेशियो क्या है वो दिया गया है, 4 units of A, 3 units of B. Total contribution margin per unit is 140 unit of A and 70 unit of B. ठीक है सर, नॉट अ प्रॉब्लम। फिक्स कॉस्ट इज दिस मच, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? क्या करेंगे, ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्स मिक्स। तो हमारा जो एक पैकेज बनता है ऐसा कैडबरी सेलिब्रेशन का, इसमें टोटल कितने यूनिट्स होते हैं? 4 यूनिट्स ए के और 3 यूनिट्स इसके बी के, तो टोटल 7 यूनिट्स है ना। तो 2, 3, 4, 6, 7, तो ए ए ए ए समझ में आ रहा है, बी बी बी, ऐसा हमारा एक पूरा बॉक्स बनता है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट बी? कितना स्पेसिफिक, कोई बात नहीं, डरने की क्या जरूरत, 4 into 3 हम यहाँ निकालेंगे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 140 into 4, 160, 70 into 3, 210। और अब जब मैं इन दोनों की टोटल लेता हूं तो मुझे इस पैकेज की कैडबरी सेलिब्रेशन की ग्रैंड टोटल मिलेगी। तो 210 और 560 ये हो गया 770। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन ये है कि भैया इसमें डेयरी मिल्क भी है, 5 स्टार भी है। 5 स्टार कितना बेचने का वो अलग बात है, ठीक है, पहले मैं सेलिब्रेशन का तो नंबर निकालू। तो अब मैं यहाँ पर निकालूंगा ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 6,16,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 770। तो 6,16,000 डिवाइडेड बाय 770 इज इट कमिंग 800 बॉक्सेस मुझे टोटल बेचना है, बराबर है। क्वेश्चन ये नहीं है, ऑप्शन ये दिया है, समझना, ऑप्शन ये दिया होगा, ये देखो यहाँ दिया 800 बॉक्सेस, क्योंकि बच्चा उछलेगा हो वाह हुर्रे, नहीं भैया रुक जा, रुक जा। सेल ऑफ बी दिस इज इक्वल टू 800 बॉक्सेस। एक बॉक्स में बी के कितने यूनिट है बेटा जी? एक बॉक्स में बी के 3 यूनिट है, मतलब 2400 यूनिट्स इज योर आंसर। चेक करो। आया सबको समझ में, क्लियर हुआ? तो पहले हमको ना जो कंसोलिडेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना उसका सेल निकाल, उसका सेल निकाल कर फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सेल निकाल। चेक करो क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मानेसर। अच्छा, टोटल पैसेंजर किलोमीटर रन बाय एपीएल वाज दिस। टोटल पैसेंजर किलोमीटर इज दिस, पैसेंजर किलोमीटर का ओके, फॉर द ईयर बिटवीन दिल्ली एंड मानेसर द बस मेड 3 राउंड ट्रिप्स अ डे, sitting capacity was 52 passengers and average daily occupancy was 75%, and the bus runs for on an average 26 days in a month. Calculate the distance between Delhi and Manesar. अभी एक सिंपल सी थ्योरी है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक्स होता है। मतलब क्या भाई, देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, इसका मतलब क्या होता है, टोटल किलोमीटर्स इनटू एवरेज ऑक्यूपेंसी। अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर की फिगर हमें कितनी दी है, 43,80,480। किलोमीटर हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन जिसका कोई नहीं होता उसका एक्स होता है। लेकिन अब ये इसका टर्म देखो क्या, ये है फॉर द ईयर, इस चीज को ध्यान रखना। वन साइडेड डिस्टेंस कितना है नहीं पता, ठीक है। द बस मेड 3 राउंड ट्रिप्स अ डे, तो वन साइडेड डिस्टेंस होगा एक्स, जो मुझे नहीं पता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता। द बस मेड 3 राउंड ट्रिप्स अ डे, तो पहले मैं इसको इंटू 2 करूंगा ना तो ये राउंड ट्रिप होगा, फिर मैं इसको करूंगा इंटू 3। अब समझ गए, x इज द वन साइड डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मानेसर। तो दिल्ली से मानेसर का जो डिस्टेंस है वो है x, लेकिन राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ, दिल्ली से मानेसर जाना और वापस को आना, तो इंटू 2। ऐसे कितने राउंड ट्रिप्स,
3 राउंड ट्रिप्स एक दिन में, बस रन फॉर 26 डेज इन अ मंथ, और एक साल में 12 महीने, तो ये मुझे देगा टोटल किलोमीटर्स। समझ में आया क्या? इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एवरेज ऑक्यूपेंसी से। एवरेज ऑक्यूपेंसी बोले तो बस की सीटिंग कैपेसिटी है 52 की एंड ऑक्यूपेंसी है 75%, तो 52 इंटू 75%। ओके, अब पहले ये ब्रैकेट के अंदर का जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू टू बोले तो 2x, तो 2x इंटू दिस, तो 3, यहीं पे ले लूँ क्या ऑन स्क्रीन पे, 3 इंटू 26 इंटू 12 इंटू 2x, 1872x, 1872 इंटू 52 का 75%, 50 इंटू 75, 39 होता है, और 43, 84, 80, 39 इंटू 1872, 73,008x, 43, 80, 480। अब बस x की वैल्यू निकालो, 43,80480 डिवाइडेड बाय 73,008। ओ यस, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? x हमेशा काम आता है, बाकी कोई काम आया नहीं है, x हमेशा काम आता है। कितनी छोटी सी चीज है, कितना छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब आप जब सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, देयर इज नो सेपरेट एज सच प्रिपरेशन फॉर एमसीक्यू, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। भाई एक चैप्टर जब मैं पढ़ रहा हूं तो वो चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूं, उसके कंसेप्ट्स को मैं पढ़ रहा हूं, उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, वही मेरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तैयारी हो रही है, वही मेरे एमसीक्यू पार्ट की तैयारी हो रही है। तो प्लीज डोंट बी मिसगाइडेड कि एमसीक्यू के लिए कोई अलग तैयारी करनी है। चलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम विल बी डैश, परचेज प्राइस है दिस मच, कस्टम ड्यूटी है 2 लाख। ओके, लेकर चलेंगे कैलकुलेटर पे या लिख लें एक बार। परचेज प्राइस है 10 लाख रुपए, ये मुझे लैंडेड कॉस्ट का कंसेप्ट जो हमने देखा था ना उसके जैसा लग रहा है। कस्टम ड्यूटी है 2 लाख रुपए, जीएसटी इज 12% ऑन परचेज प्राइस। जीएसटी कॉस्ट में ऐड होगा क्या? नाउ दिस इज डिपेंड ऑन वेदर इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल और नॉट। If input tax credit is available, any tax is refundable. It's not to be added in the cost. जैसे कि यहाँ पर, if ITC is not available to be added in the cost, octroi ऐड करेंगे, carriage inward ऐड करेंगे, demurrage charges। अब ये क्वेश्चन ही आपका टेस्ट कर रहा है लैंडेड कॉस्ट के कंसेप्ट पे। डेम्यूरेज का मतलब क्या होता है? डेम्यूरेज, डिटेंशन, दे आर इन द नेचर ऑफ पेनल्टी, इसको कॉस्ट में कंसिडर नहीं करना है। कमीशन ऑन परचेज, एजेंट को कमीशन दिया है वो ऐड होगा कॉस्ट में, बिल्कुल ऐड होगा। समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल। इसकी टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, टोटल परचेज कॉस्ट तो 12,05,000, 10, 20, 12,27,000, 12,27,000। ओपनिंग स्टॉक है 1,000, तो ये हो गया मेरा परचेज। परचेज में मैं ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, मैं डिडक्ट करूंगा क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, तो 11,27,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम। भाई मेरे को सीरियसली बताओ, इससे बेसिक क्वेश्चन क्या बनेंगे? थिंक अबाउट इट, लिटरली जस्ट थिंक अबाउट इट, इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन बनेंगे कैसे? लास्ट क्वेश्चन जेपीबीपी का है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के जनरली लास्ट स्टेटमेंट में छुपा होता है। यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट क्या है? जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए। In case of joint products, the main objective of accounting of the cost is to apportion the joint cost incurred up to the split of point. धन्यवाद बताया आपने उसके लिए। For cost apportionment, one company has chosen physical quantity method. Three products A, B, C are produced in the same process. एक सेकंड लिख लेते हैं थोड़ा। A, B, C are produced in the same process. ये total, T बोले तो total, ठीक है? Up to the point of split off of the production of A, B, C, और क्या लिखा? अप टू द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एबीसी इज 60,000 kg।
out of which A is 30,000 kg, total 60,000. Okay, the joint cost is 3,60,000. पहला वे पागल समझ रखे हो क्या? क्या सवाल पूछ रहे हो? मतलब क्या बेहुदा सवाल है? आंसर 1,80,000 रुपए बच्चा भी बता देगा। भाई तुम कह रहे हो फिजिकल क्वांटिटी मेथड पे जॉइंट कॉस्ट अलोकेट हो रही है, बराबर है। टोटल प्रोडक्शन हुआ है 60,000, जिसमें से ए का प्रोडक्शन है 30,000, बोले तो आधा क्वांटिटी ए का बना है। तो भैया जी जब आधा क्वांटिटी ए का बनाइएगा तो जॉइंट कॉस्ट भी तो आधा अलोकेट कीजिएगा। 3,60,000 का आधा कितना होता है? सर मजे ले लिए इंस्टीट्यूट ने हमारे, सर मजे ले लिए सर, अभी तुमको पता ही नहीं तुम्हारे किधर किधर मजे लेती है इंस्टीट्यूट। खत्म खल्लास। क्या है ये सर? व्हाट इज? बढ़िया, मजा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क कर ही लेंगे। करेक्ट। 1 हम कल कर लेंगे तो पेपर कल खत्म हो जाएगा। अरे वाह सर। चेक करिएगा सभी जने। मॉडल टेस्ट पेपर 3 भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया। मजा आया कि नहीं आया सभी को, है ना? तो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अच्छे चल रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ क्लासेस देखने से कोई कभी पास नहीं होता है। ये मेरी बुक के अंदर एक चेकलिस्ट दी है, इस चेकलिस्ट को ध्यान रखना है। When are you एग्जामिनेशन रेडी? कब आप कह सकते हैं कि हाँ मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं, मैंने मेरा पूरा दिया, बेस्ट दिया और फिर भी मैं फेल हो गया? वो कब? जब आप एक बार रेगुलर क्लासेस प्रॉपर्ली कर लें, अच्छे, ट्रस्ट मी, एक बार रेगुलर क्लासेस कर ली तो ना ही कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच की जरूरत, ना ही कोई फास्ट ट्रैक की जरूरत, ना ही कोई मैराथन की, ना ही कोई रिवीजन की, किसी चीज की जरूरत नहीं। जो मेरी बुक है, ट्रिपल ए बुक है, जिसके 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 क्लास बुक, वॉल्यूम 3 क्वेश्चन बैंक, इसको 3 बार सॉल्व करने का टारगेट रखे। मेरी बुक के अंदर वैसे तो 90-95% मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर हो गए। कुछ भी क्वेश्चंस अगर बच गए एक्स्ट्रा के तो वो एक बार करना है। पिछले 5 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी बैच में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मैं 6 अटेम्प्ट के करवा चुका हूँ बैच में, तो ये आप ऑलरेडी टिक मार्क कर सकते हैं। अपीयर फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट, क्या मैंने वो दिए? फर्स्ट एक्सटेंसिव रिवीजन बिफोर द बैच गेट्स ओवर, ये कब होगी? जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो आपकी फर्स्ट रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सेकंड डिटेल रिवीजन होनी चाहिए, थर्ड रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्व फुल सिलेबस टेस्ट पेपर, मिनिमम 2 पेपर, और फिर प्री एग्जाम मैराथन और रिवीजन। ये सारी चीजें जब टिक मार्क होती है तभी समझने का कि हाउ मैं एग्जामिनेशन के लिए तैयार हूं। उसके बिना आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं है। फिर अगर आप फिर भी एग्जाम जा रहे हैं देने तो समझ लो भैया, माइंडसेट बनाकर चलो कि रिजल्ट अनसक्सेसफुल आएगा। हल्के में नहीं लेने का सीए के एग्जाम, है ना? चलिए फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड डे।